नमस्कार साथियों, इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया का अगला पार्ट करेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस प्रकार इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया और इसमें किस प्रकार ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर फ्यूजीवारा और कैप्टन मोहन सिंह की भूमिका थी। किस प्रकार इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस प्रकार इंडियन नेशनल आर्मी को जो है विघटित कर दिया गया, जो कैप्टन मोहन सिंह है और जापानियों के मध्य मतभेद हो गए। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन कर दिया गया और उसके बाद रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया गया। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में जान ली थी। ओके, तो देखते हैं आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी इसका जो है मूल नाम था। सबसे पहले इसको नाम इंडियन नेशनल आर्मी दिया गया था। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम बदलकर आज़ाद हिंद फौज रख दिया। ओके, तो देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजीवारा के प्रयासों से। और फिर इसको जो है विवादों की वजह से ये विघटित हो गई। उसके बाद जो है इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया रास बिहारी बोस के द्वारा। और इसमें जो रास बिहारी बोस की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है उसको भी इसमें मिला दिया गया। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सम्मेलन था बैंकॉक में। ठीक है, इसमें जो है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया और उनको जो है इसको सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस के द्वारा आमंत्रित किया गया और उनको कहा गया कि आप आइए और इंडियन नेशनल आर्मी की जो है कमान संभालिए, उसका नेतृत्व कीजिए। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण भेजा गया कि आप इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व कीजिए। ठीक है, फिर 1943 में नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचते हैं। जापान पहुंचे और वहां पर उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात की। पीएम तोजो से मुलाकात की। उसके बाद रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान नेताजी को सौंप दी। ठीक है, इतनी बातें हो गई। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज, जिसको आईएनए भी कहा जाता है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और वे उसके सुप्रीम कमांडर बने। नेताजी इसके सुप्रीम कमांडर बने। नेताजी। ठीक है, और उन्होंने 4 गुरिल्ला रेजिमेंटों का निर्माण किया। 4 गुरिल्ला रेजिमेंट का निर्माण किया।
तो इसमें पहली थी सुभाष रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शहनवाज खां। दूसरी थी गांधी रेजिमेंट और इसका नेतृत्व कर रहे थे एम.जे. कियानी। तीसरी रेजिमेंट थी आज़ाद रेजिमेंट, और इसका नेतृत्व कर रहे थे गुलजारा सिंह। और चौथी थी नेहरू रेजिमेंट और इसका नेतृत्व कर रहे थे अजीज खां। ओके, इसमें एक महिलाओं की रेजिमेंट भी थी, महिला रेजिमेंट जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट और इसका नेतृत्व कर रहे थे लक्ष्मी स्वामीनाथन। इस रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की सहायता करने के लिए एक सहायक महिला विभाग भी बनाया गया, जिसकी प्रमुख थी बेला मुखर्जी। आज़ाद हिंद फौज में एक गुप्तचर विभाग का निर्माण भी किया गया, और एक प्रशिक्षण विभाग भी बनाया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद हबीबुर रहमान। ओके, इतनी बातें हो गई। जो ये रानी झांसी रेजिमेंट इसका गठन किया गया था 22 अक्टूबर 1943 में। 22 अक्टूबर 1943 में। उसके बाद क्या किया गया कि एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया सिंगापुर के केते हॉल में। अस्थायी सरकार का गठन, और अस्थायी सरकार का गठन किया गया 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के केते हॉल में। सिंगापुर के केते हॉल में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया, और सिंगापुर के केते हॉल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया। भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया सिंगापुर के केते हॉल में, और
इस सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी। इस सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी, जिनमें से कौन कौन सी थी, कौन कौन से देश थे जिन्होंने मान्यता दी। इनमें सबसे पहले मान्यता दी थी जापान ने। जापान, बर्मा, फिलीपाइंस, जर्मनी, इटली आदि। ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपे अपनी सरकार का संचालन करने के लिए। तो जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपे। नेताजी ने इन दोनों द्वीपों का नाम बदलकर अंडमान का नाम रख दिया शहीद द्वीप और निकोबार का रखा स्वराज द्वीप। नाम परिवर्तन करके क्या रखा? अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का रखा स्वराज द्वीप। अस्थायी सरकार में जिसका गठन नेताजी के द्वारा किया गया था, अस्थायी सरकार में जो है किस किस को क्या क्या पद मिला, तो नेताजी को मिला, नेताजी राष्ट्रपति रहे, इस सरकार के प्रधानमंत्री रहे, युद्ध मंत्री रहे और विदेश मंत्री रहे। तो नेताजी क्या क्या थे इस सरकार में? इस सरकार में नेताजी थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री। इसके अलावा वित्त मंत्री कौन था? इस सरकार में वित्त मंत्री थे जिनका नाम था H.C. चटर्जी। और प्रचार मंत्री थे M.A. अय्यर। ये थे प्रचार मंत्री। और इस सरकार में सर्वोच्च परामर्शदाता कौन थे? सर्वोच्च परामर्शदाता थे रास बिहारी बोस। इतनी बातें हो गई हमारी। जब सरकार का गठन किया गया तो इस सरकार की घोषणा क्या थी? नेताजी की सरकार की घोषणा क्या थी? नेताजी की सरकार की घोषणा इनकी घोषणा थी ब्रिटेन व अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा। ब्रिटेन व अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा। और इसके तहत नेताजी ने एक ऑपरेशन की घोषणा की जिसका नाम था ऑपरेशन यू। ये ऑपरेशन क्या था कि इस बाद में
सिंगापुर में जब सरकार का गठन किया गया, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया, तो उसके बाद जो इसका मुख्यालय है आज़ाद हिंद सरकार का, इसका मुख्यालय बनाया गया बर्मा को, और बर्मा में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया। तो ऑपरेशन यू था कि बर्मा के रास्ते आज़ाद हिंद फौज सरकार, आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद फौज बर्मा के रास्ते कोहिमा और इम्फाल पर हमला करेगी, और ऐसे हमला करते हुए आगे बढ़ती जाएगी, और आगे बढ़ते हुए कुछ ही दिनों में जो है उत्तर भारत पर कब्जा कर लेगी, और इस प्रकार पूरे भारत पर कब्जा कर लेगी। तो ये आज़ाद हिंद फौज की जो है आज़ाद हिंद फौज की योजना थी, यही ऑपरेशन यू था, ठीक है। तो ऑपरेशन यू क्या था? ऑपरेशन यू था कि बर्मा के रास्ते कोहिमा और इम्फाल पर हमला करना, ये ऑपरेशन यू था। बर्मा के रास्ते कोहिमा प्लस इम्फाल पर हमला करना, और हमला करते हुए आगे बढ़ते जाना, और इस प्रकार जो है भारत में जो ब्रिटिश सैनिक तैनात थे उनको उखाड़ के फेंकना, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ के फेंकना, और वहाँ पर जो है भारतीयों की सरकार स्थापित करना, आज़ाद हिंद फौज की सरकार स्थापित करना। इस योजना में प्रथम मोर्चा था अराकान में, और इसमें जो है आज़ाद हिंद फौज की जीत होती है। प्रथम मोर्चा था अराकान में, और इसमें आज़ाद हिंद फौज की जीत होती है। उसके बाद 18 मार्च, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 18 मार्च 1944 में आज़ाद हिंद फौज की सेना, INA की सेना, इंडियन नेशनल आर्मी भारत में कदम रखती है। इंडियन नेशनल आर्मी ने भारत में कदम रखा, प्रथम कदम रखा, पहली बार कदम रखा 18 मार्च 1944 में, और मणिपुर में मोरांग नाम की जगह है, वहाँ पर तिरंगा लहराया। मणिपुर में मोरांग में भारतीय तिरंगा लहराया, आज़ाद हिंद फौज का तिरंगा लहराया। इतनी बातें हो गई। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो जापानियों का सहयोग है वह आज़ाद हिंद फौज को मिलना कम हो जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या है कि जो आज़ाद हिंद फौज की जो रणनीति है वह कमज़ोर पड़ती है, इनकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है, और जो है धीरे धीरे मानसून भी आने लगता है। तो 6 जुलाई को क्या होता है कि 6 जुलाई को 1944 में नेताजी रंगून रेडियो से भारतीयों को संबोधित करते हैं, भारतीयों को संबोधित करते हैं, ठीक है। और इस संबोधन में वे कहते हैं कि जो है भारत की आज़ादी की अंतिम लड़ाई आरंभ हो चुकी है, और मैं इस लड़ाई के लिए जो है भारतीयों का आशीर्वाद चाहता हूँ, उनका सहयोग चाहता हूँ, और भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। रंगून रेडियो से जब उन्होंने संबोधन किया, देश को संबोधित किया, तब उन्होंने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित किया। लेकिन जो ये इम्फाल अभियान है ये असफल हो जाता है। इसका कारण है कि जो जापानी द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत गहरे से उलझ जाते हैं, और जापान के ऊपर अमेरिका जो है परमाणु बम गिरा देता है, जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त हो जाता है, और जापान की हार हो जाती है, और जापान जो है समर्पण कर देता है, ठीक है। तो जो ये इम्फाल अभियान है ये सफल हो जाता है, क्योंकि जापानियों का सपोर्ट इंडियन नेशनल आर्मी से जो है हट जाता है। तो
फिर उसके बाद क्या था कि इंडियन नेशनल आर्मी को जापान का ही सपोर्ट था मुख्य तौर पर, और जब जापान का ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो इंडियन नेशनल आर्मी अकेले दम पर कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को पीछे हटने का आदेश दिया और इस प्रकार इम्फाल अभियान असफल हो जाता है। इम्फाल अभियान असफल हो गया। इम्फाल अभियान असफल हो गया। ठीक है, नेताजी ने इस समय 2 नारे दिए इस युद्ध के दौरान। नेताजी ने नारे, एक तो आज़ाद हिंद सरकार के गठन के समय दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक था दिल्ली चलो। ये 2 नारे थे नेताजी के, दिल्ली चलो। उसके बाद क्या होता है कि हमने देखा कि 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक विमान के माध्यम से टोक्यो जा रहे थे और विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1945 में टोक्यो जाते समय विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये ताइवान से जापान जा रहे थे, उसी वक्त विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो अब आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कि आईएनए के सैनिकों पर लाल किले से कैसे जो है मुकदमा चलाया गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।